हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एग्जाम की तैयारी के लिए फिजिक्स का पार्ट 3। दोस्तों इससे पहले जो है हमने आपको पार्ट 2 तक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। फिजिक्स जो है आप लोगों के एग्जाम में 25 मार्क्स की पूछी जाएगी, इसलिए वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को जो है पूरा जरूर से देख लीजिएगा। और आप लोगों को इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित होता है। डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू। तो डॉपलर प्रभाव जो होता है वो ध्वनि से संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। ठीक है, डॉपलर प्रभाव जो होता है वो ध्वनि से संबंधित होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। यानी कि ध्वनि तरंगें जो होती है वो प्रतिध्वनि किस चीज के कारण उत्पन्न करती है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों की वो परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन या फिर इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है। यानी कि जब पदार्थ की अवस्था चेंज होती है ठोस से द्रव में, ठीक है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की जो ये क्रिया होती है ठोस से द्रव में, उसको जो है वो गलन कहा जाता है। ठीक है, ठोस से द्रव में बदलना क्या होता है, गलन। ठीक है, मेल्टिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गलन। दोस्तों ये सारे जो प्रश्न हैं आप लोगों के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्नों को जरूर से एक बार पूरा देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण, ये देखिए आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण होता है ये जो है संवहन कहलाता है। ठीक है, कन्वेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवहन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। ठीक है, तो अधिक ज्वालक जो है वो सबसे अधिक जो है भाप के कारण पैदा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीम या फिर भाप। देखिए अगला प्रश्न है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव आता है। तो बर्फ पर जो दाब बढ़ाते हैं अगर हम, तो उसके गलनांक में परिवर्तन आता है कि उसका गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, यानी कि गलनांक जो है वो घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा या फिर विल डिक्रीज। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। दोस्तों काफी बार ये क्वेश्चन जो आप लोगों के इंडियन एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आपको इसका आंसर भी आप सभी लोगों को पता होगा। तो देखिए एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट। देखिए अगला प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। ठीक है, तो इस परिघटना का क्या कारण होता है। देखिए लोहे की सुई जो होती है उसको अगर हम पानी पर रखें धीरे से तो वो सतह पर तैरने लगती है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। इसके अलावा मैंने आपको और भी उदाहरण दिए थे कि जैसे कि वर्षा की बूंद का गोल होना, ये भी जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसको पृष्ठ तनाव को जो है वो इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैर जाती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ठीक है, यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने जो है वो बर्फ के दो टुकड़ों को घस करके उनको पिघला दिया था। ठीक है, तो डेवी नामक वैज्ञानिक ने जो है वो ये प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेवी। देखिए अगला प्रश्न है कि जल में तैरना, ठीक है, न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, तो जल में तैरना जो है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार संभव हो पाता है। ठीक है, तो देखिए न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जिसका उदाहरण है कि जल में तैरना। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोगों के एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको एग्जाम्पल दिया जा सकता है जैसे बंदूक से गोली चलाने पर बंदूकधारी पीछे की ओर उसको झटका लगता है। ठीक है, जब नाविक जो है वो नाव को किनारे पर कूदता है तो नाव जो है अचानक पीछे की ओर बल लगाती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके किसके कारण हो पाता है, न्यूटन के तीसरे गति के नियम के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ ऑफ
न्यूटन। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो बादल होते हैं वो किस कारण तैरते हैं, घनत्व के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंसिटी, घनत्व। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ इनमें से क्या है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़ या फिर स्टील। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो होता है वो स्टील होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो जो रॉकेट होता है वो आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण या फिर मोमेंटम कन्वर्जन। ठीक है, ये भी जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपके नेवी और एयरफोर्स के बारे में जो है उनका तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार ये जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है, तो आप इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है। तो एम्पियर जो होती है वो करंट, ठीक है, करंट को मापने की इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करंट। ठीक है, करंट की मापने की इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है, यानी कि करंट को जो है वो एम्पियर में नापा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, या फिर नहीं किया जाता है, यानी कि एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी और कोयला, इनमें से जो है वो किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि एलपीजी, बायोगैस और कोयला जो होता है इनका उपयोग जो है वो खाना बनाने में किया जाता है। ठीक है, एलपीजी जो होता है वो सिलेंडर में प्रयोग होता है, बायोगैस जो है वो भी हमारे घर में प्रयुक्त होती है, और कोयले के कारण भी जो है खाना बनाया जा सकता है। लेकिन सीएनजी जो होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका प्रयोग जो है वो खाना बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऑटो वगैरह में जो है वो गाड़ियां वगैरह जो है वो सीएनजी पर चलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी, जिसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी कि सोलर सेल जो होती है वो किस चीज़ के द्वारा बनाई जाती है या कौन सी धातु के द्वारा बनाई जाती है। तो सौर सेल जो होता है वो अभ्रक धातु के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। देखिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होती है यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, उसको प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सी चीज मुख्य रूप से आवश्यक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम। देखिए इसका आंसर शायद आप सभी को पता होगा कि नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त करने के लिए जो है वो यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जिसको यू से लिखा जाता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92। ठीक है, तो यूरेनियम का जो है वो प्रयोग मुख्य रूप से आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। देखिए अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है इसकी खोज जो है वो फेराडे के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो फेराडे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो एक प्रकार का यंत्र होता है, इसके बारे में आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए डायनेमो से जो है वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हम जो सिनेमा हॉल में पर्दे पर प्रतिबिंब देखते हैं वो किस टाइप का प्रतिबिंब होता है। देखिए सिनेमा हॉल के पर्दे पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई हुई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे फिजिक्स के, और इसके बाद में जो वीडियोस आएंगे उनमें हम आप लोगों को छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी कराते हुए चलेंगे, और इस प्रकार जो है हम लोग आपका कोस्ट गार्ड का सिलेबस जो है वो पूरा करवा देंगे। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।